नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम दैनिक जीवन में रसायन को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको रसायन चिकित्सा के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था एवं समझाया था। इस लेक्चर में हम दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें विशेषकर भोजन में रसायन, शोधन अभिकर्मक एवं रंजक तथा वर्णक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। मनुष्य ने रसायन के ज्ञान एवं रसायन के सिद्धांतों का दैनिक जीवन में अपने हित में प्रयोग किया है, जिससे मानव के विकास एवं मानव के उत्थान में रसायन के सिद्धांतों ने चहुमुखी मदद की है। जिसको हम मुख्य रूप से अगर 4 भागों में देखें तो वो 4 भाग हो जाएंगे। एक भाग को हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, क्या हो जाएगा, रसायन चिकित्सा हो जाएगी। और रसायन चिकित्सा में भी जो जितने भी टॉपिक हमने सम्मिलित किए थे उनमें अगर देखें तो रसायन चिकित्सा में हमने सबसे पहले देखा था कि औषधि क्या होती हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। तो रसायन चिकित्सा में औषध, फिर हो जाएगा औषधों का क्या हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा। उसके बाद में विभिन्न वर्गों की औषध एवं उनका क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, प्रति अम्ल पढ़ा था। उसके बाद में हमने प्रति हिस्टामिन, अब देखें तो अम्लता को दूर करने के लिए प्रति अम्ल, एलर्जी को दूर करने के लिए क्या हो जाएगा, प्रति हिस्टामिन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तंत्रिका सक्रिय औषध। और तंत्रिका सक्रिय औषध में हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ी थी ट्रैंक्विलाइजर्स, प्रशांतक, और दूसरा क्या हो जाएगा, पीड़ाहारी। फिर उसके बाद में प्रति सूक्ष्म जैविक, और प्रति सूक्ष्म जैविक में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक क्या हो जाएंगी, प्रति जैविक हो जाएंगी, अर्थात एंटीबायोटिक हो जाएंगी। फिर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, पूतिरोधी अर्थात एंटीसेप्टिक हो जाएगी। और तीसरा क्या हो जाएगी, रोगाणुनाशी या डिसइंफेक्टेंट हो जाएंगी। उसके बाद में 5 नंबर पे हमने पढ़ा था एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स या प्रति जनन क्षमता औषधि। फिर हमने ज्वरनाशी के बारे में पढ़ा था, एंटीपायरेटिक। और सबसे लास्ट में हमने एनेस्थेटिक या फिर निश्चेतक के बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये माइंड मैप आपके दिमाग में याद होना चाहिए, इससे आप फटाफट वो रिवीजन करते चले जाएंगे। तो रसायन चिकित्सा को हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर भोजन में रसायन को यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो खाद्य पदार्थों में रसायन, या भोजन में रसायन। तो देखिए, खाद्य पदार्थों में रसायन से तात्पर्य यह है कि रसायन के ज्ञान एवं रसायन के सिद्धांतों का खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, अर्थात उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, उनको आकर्षक बनाने के लिए और उनकी पौष्टिक गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए रसायन के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। और खाद्य पदार्थों में रसायन के महत्व को हम इन 3 बिंदुओं से यहां पर समझ सकते हैं। अब देखिए, यहां पर ये 3 बिंदु जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। तो खाद्य पदार्थों में रसायन का जो पहला महत्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिरक्षण हो जाएगा। देखिए, वर्तमान समय में मैंने जब आपको इकोनॉमी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि हमारे देश में अनाज का उत्पादन तो बहुत हो रहा है, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। अर्थात आज भी भारत कई फसलों के उत्पादन में अग्रणी देश है, फिर भी जो पैकेज्ड फूड है वो हम विदेशों से बुलाकर क्या करते हैं, खाते हैं। अर्थात हमारे देश में अभी भी अनाज का फूड प्रोसेसिंग उतना अधिक नहीं हो रहा है। यदि अगर हम रसायन के सिद्धांतों का या ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो हम खाद्य पदार्थों का क्या कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं। अर्थात उनको लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम भोजन को तैयार करके, पका करके उनको
थाली के रूप में या पैकेट के रूप में क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इससे जो भी व्यक्ति होगा वो आसानी से उस भोजन को क्या करेगा, खरीदेगा और अपनी भूख को मिटा लेगा। राइट। तो भोज्य पदार्थों के परिरक्षण से भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे भोजन की पैकेजिंग बहुत आसान हो जाएगी और व्यक्ति आसानी से हर जगह पर खाने योग्य भोजन को खरीद कर खा लेगा। राइट। और चौथी चीज, इससे फूड प्रोसेसिंग में बढ़ोतरी से एक तरीके से अगर हम देखें तो आर्थिक दृष्टि से जो उत्पादक वर्ग है उसको भी क्या होगा, लाभ होगा। दूसरा, हम यहाँ पर विभिन्न रसायनों का उपयोग करके खाद्य पदार्थ को जो है अट्रैक्टिव या आकर्षक बना सकते हैं। कई बार आपके घर में कोई भी भोज्य पदार्थ बनता है, लेकिन अगर वो चटपटा नहीं दिखता या उसकी अच्छी सुगंध नहीं होती है तो आप समझते हैं कि ये तो बेकार, आप उसका टेस्ट खाने से पहले ही एक तरीके से इनकार कर देते। तो अगर हम विभिन्न रसायनों का प्रयोग करेंगे, राइट, तो उनको आकर्षक बनाया जा सकता, और आकर्षक बनाया जाएगा तो एक तरीके से वो खाने में अच्छा लगेगा। राइट। और तीसरा जो है, विभिन्न जो रसायन है हम उनकी पौष्टिक गुणवत्ता में भी क्या कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं। जैसे मार्केट में अगर आप देखें तो अगर किसी को डाइट प्लान करना है तो वो सुनहरे चावल, गोल्डन राइस परचेस कर सकता है, हाई फाइबर वाले बिस्किट ले सकता है। एक तरीके से जो है पौष्टिक गुणवत्ता में जो है वृद्धि भी की जा सकती है। और अगर भोज्य पदार्थों का परिरक्षण हो जाएगा, वो आकर्षक होंगे और उनके पौष्टिक गुणों में अगर वृद्धि हो जाएगी तो फिर जो जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनकी बिक्री या उनका एक तरीके से उपयोग करना आसान हो जाएगा। और वर्तमान समय में भारत जैसे कृषि प्रधान देश को, राइट, भारत जैसे कृषि प्रधान देश को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जितना अधिक उन्नत होगा उतनी ही अधिक किसानों की आय में वृद्धि होगी। राइट। गरीबी भी उससे दूर होगी और आसानी से भोजन भी क्या होगा, उपलब्ध हो सकेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर खाद्य पदार्थों में रसायन के महत्व को समझ सकते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि खाद्य योज्य, राइट, क्या होते? तो कुल मिलाकर अगर खाद्य योज्य की अगर हम परिभाषा लिखें तो खाद्य योज्य वे पदार्थ होते हैं जिनको मिलाने से भोजन में जो भी कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं, उनको ही खाद्य योज्य कहते हैं। तो खाद्य योज्य पदार्थों को भोजन में विभिन्न प्रकार की कमियों को दूर करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए या अन्य उद्देश्य से उनको भोज्य पदार्थों में मिलाया जाता है। और यहाँ पर खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले जो खाद्य योज्य प्रमुख वर्ग हैं वो यहाँ पर क्या है, दिए गए हैं। तो ध्यान रखें, ये खाद्य योज्य नहीं है, ये खाद्य योज्यों के क्या है, प्रमुख वर्ग हैं। तो खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले खाद्य योज्यों के प्रमुख वर्ग यहाँ पर निम्न प्रकार है। जैसे यहाँ पर पहला हो जाएगा खाद्य रंजक। राइट। विभिन्न खाद्य पदार्थों को अलग अलग आकर्षक बनाने के लिए, रंग देने के लिए जो मिलाए जाते हैं वो क्या होते हैं, खाद्य रंजक होते हैं। और ध्यान रहे ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि खाद्य योजक क्या होते हैं। विभिन्न खाद्य योजक वर्गों को लिखिए। तो वे पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में कमियों को दूर करने के लिए, आकर्षण को बढ़ाने के लिए अन्य उद्देश्य से मिलाए जाते हैं वो खाद्य योज्य पदार्थ हो जाएंगे। राइट। और प्रमुख खाद्य योजक, जो खाद्य योजकों के प्रमुख वर्गों में पहला हो जाएगा खाद्य रंजक, अर्थात किसी भी भोज्य पदार्थ में रंग देने के लिए जो है खाद्य रंजक मिलाए जाते हैं। फिर क्या हो जाएगा, सुरुचिक हो जाएगा या क्या हो जाएगा, मधुरक हो जाएगा। तो टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा, सुरुचिक हो जाएगा। या फिर कृत्रिम जो है मिठास उत्पन्न करने के लिए मधुरक हो जाएगा। और इस जो मधुरक वर्ग है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या हो जाएगा, बसा इमल्सीकरण या स्थायीकरण हो जाएगा। राइट। बसा का इमल्सीकरण हो जाने से जो जितने भी ऑयली फूड्स हैं हम उनको एक तरीके से उनका परिरक्षण कर सकते हैं। तो बसा इमल्सीकरण एवं स्थायीकरण हो जाएगा। फिर आटा सुधारक खाद्य योज्य वर्ग हो जाएगा। और आटा सुधारक खाद्य योज्य वर्ग में जो आटा है उसका बासीपन को रोका जा सकता है, साथ ही साथ उसमें रंजक भी जो है इस्तेमाल करते सकते हैं।
फिर प्रति ऑक्सीकारक हो जाएगा। ये तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि गर्मियों के दिनों में कई बार सुबह आप जो भी भोजन तैयार करते हैं फ्रिज ना हो तो वो शाम तक खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ऑक्सीकरण को रोकने के लिए भी विभिन्न खाद्य योज्य जो हैं वो मिलाए जाते हैं, राइट, ताकि खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहे। या फिर क्या हो जाएंगे, परिरक्षक हो जाएंगे। तो इसको भी, खाद्य परिरक्षक को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर क्या हो जाएंगे, पोषणज संपूरक, जैसे क्या हो जाएंगे, खनिज हो जाएंगे, विटामिन हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, अमीनो अम्ल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर कुछ चीजें तो जो है जैसे खाद्य रंजक है, इनको तो जो है विभिन्न प्रकार के रसायन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से ये जो दोनों हैं इनको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, मधुरक हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मधुरक की आवश्यकता क्यों होती, वो समझिए। देखिए आपको पता होगा कि हमारे शरीर में, राइट, शर्करा या एक तरीके से देखा जाए ग्लूकोज, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो अंततः पाचन के पश्चात किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में या शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। आपने जो भी खाना खाया, राइट, तो हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेशन के पश्चात ग्लूकोज या शर्करा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जो कि हमारे रक्त में घुलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। अगर हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा रक्त में घुली हुई इस ग्लूकोज का ग्रहण नहीं किया जाएगा तो हमें बार बार क्या लगेगी, भूख लगेगी, जबकि हमारे शरीर में पहले से ही क्या होती है, शर्करा होती है। और इसी बीमारी को क्या कहते हैं, मधुमेह बीमारी कहते हैं, जिसको हम जो जितने भी रोग हैं या बायोलॉजी हैं उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब हमारे रक्त में, हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा किसी भी कारणवश अगर हमारे शरीर की कोशिकाएं रक्त में घुली हुई शर्करा को ग्रहण नहीं कर पाती हैं तो हमें बार बार भूख लगेगी, और बार बार हम खाना खाएंगे तो उससे हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ेगी, और इस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, राइट। इसके साथ ही अगर आप समझें तो इसके साथ ही हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संरक्षित रहता है, राइट। और ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन के रूप में जब शर्करा क्या होती है, एकत्रित होती है तो उससे शरीर का मोटापा बढ़ता है। जो ग्लाइकोजन टैंक होता है वो हमारे उदर में होता है, इसीलिए अगर जब भी किसी व्यक्ति का फैट बढ़ता है तो उसका सबसे पहले पेट बाहर निकलता है, राइट, और फिर धीरे धीरे जो चर्बी है वो बढ़ती चली जाती है। तो चर्बी बढ़ने से या एक तरीके से वजन बढ़ने से भी कई समस्याएं होती हैं। मधुमेह रोग अपने आप में एक समस्या होती है। तो कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति, राइट, ऐसे व्यक्ति जिनको मधुमेह की बीमारी है या जिनका फैट बढ़ रहा है या जिनको चर्बी बढ़ रही है या फिर जिनका वजन बढ़ रहा है, उन व्यक्तियों को कम कैलोरी का भोजन खाने की सलाह दी जाती है। और अगर आप आपके भोजन में सीधा जो है स्वीट को, मिठाई को या शक्कर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी कैलोरी कम नहीं होंगी, राइट। जितनी ज़्यादा आप मीठा खाएंगे, राइट, शक्कर है, गुड़ है, उतनी ही ज़्यादा आपकी कैलोरी या ग्लूकोज में वृद्धि होगी। इसीलिए जिन व्यक्तियों को अपनी कैलोरी में शर्करा को कम करना है या फिर किसी को मधुमेह की बीमारी है तो उनको जो प्राकृतिक मधुरक है, प्राकृतिक जो शर्करा है, शक्कर है, उसकी जगह पर कृत्रिम मधुरक दिए जाते हैं, जिससे कि उनको एक तरीके से मधुमेह की बीमारी से भी वो प्रभावित ना हो और उनकी शर्करा में, उनके रक्त में शर्करा की मात्रा भी ना हो। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि मधुरक वे रसायन होते हैं, राइट, मधुरक वे रसायन या वे पदार्थ होते हैं जो मधुमेह के रोगियों को एवं उन व्यक्तियों को जिनको अपना कैलोरी अंतःग्रहण या कैलोरी इनटेक पर नियंत्रित करने की आवश्यकता है, उनके लिए जो है अत्यधिक जो है कृत्रिम मिठास के लिए दी जाते हैं। तो मधुरक वे, राइट, मधुरक वे पदार्थ होते हैं जो कृत्रिम मिठास देते हैं, जिनका मधुमेह के रोगियों के द्वारा
जिनको कैलोरी इंटेक कम करना है, राइट, वेट लॉस करना है, राइट, उनको जो है दिए जाते हैं। उनको ही क्या कहा जाता है, कृत्रिम मधुरक कहा जाता है या मधुरक कहा जाता है। फिर हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हम जो है कृत्रिम मधुरक की बात कर रहे हैं, तो जो प्रमुख कृत्रिम मधुरक है उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और ये भी ध्यान रखें कि 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं या मधुरक क्या होता है। विभिन्न प्रकार के कृत्रिम मधुरक की परिभाषा लिखते हुए या विभिन्न प्रकार के कृत्रिम मधुरकों को लिखिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने मधुरक की डेफिनेशन आपको बता दी है, राइट। अब विभिन्न प्रकार के जो कृत्रिम मधुरक हैं उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हो जाएगा सैकरीन। सैकरीन का जो नाम है वो है ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। तो ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड या सैकरीन ही प्रथम लोकप्रिय क्या है, कृत्रिम मधुरक है। अर्थात इसको कृत्रिम रूप से मिठास पैदा करने के लिए सैकरीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम याद रखें, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड या सैकरीन प्रथम क्या है, लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। और ये प्राकृतिक मधुरक की तुलना में, राइट, प्राकृतिक मधुरक की तुलना में इसमें 550 गुना अधिक क्या होती है, सुक्रोज होती है या मिठास होती है, राइट। अगला हो जाएगा एस्पार्टेम। अब देखिए एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल क्या माना जाता है, सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम मधुरक है। ध्यान रखें यहाँ पर जो जितने भी हैं ये हम कृत्रिम मधुरक के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एस्पार्टेम है ये सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। यह प्राकृतिक सुक्रोज के मुकाबले लगभग 100 गुना क्या होता है, मीठा होता है। अब ये किससे बना होता है, ये एम्पार्टिक अम्ल एवं फेनिलएलानिन के बने जो डाइपेप्टाइड हैं उनका मेथिल एस्टर ही क्या होता है, एस्पार्टेम होता है। और एस्पार्टेम की एक विशेषता और समझना यहाँ पर, एस्पार्टेम का उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों में ही होता है। जैसे मिठाई है, गुलाब जामुन है जो कि ठंडी है। अगर आपने गर्म जैसे चाय है तो चाय में हम यहाँ पर एस्पार्टेम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो एस्पार्टेम का उपयोग ठंडे खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों में ही किया जाता है क्योंकि यह खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी हो जाता है, राइट। तो पहली जो कृत्रिम मधुरक है वो सैकरीन हो जाएगा, फिर सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से एस्पार्टेम हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, सुक्रोलोस हो जाएगा। सुक्रोलोस सुक्रोज का ही क्या है, ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है, ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। इसका रंग और स्वाद कैसा होता है, प्राकृतिक शर्करा के समान ही होता है। तो सुक्रोलोस सुक्रोज का ही ट्राइक्लोरो है। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर एलिटेम। देखिए एलिटेम एक अधिक क्या है, प्रबल मधुरक है। तो यहाँ पर एलिटेम एक अधिक जो है प्रबल मधुरक होता है और ये एस्पार्टेम से भी क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। परंतु इसके साथ एक समस्या ये है कि इसका प्रयोग करते समय मिठास को नियंत्रित करना आसान नहीं होता है। तो ये यहाँ पर 4 जो है कृत्रिम मधुरक आप याद रखें, सैकरीन हो जाएगा, राइट। तो अगर 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो शुरुआत आप यहीं से करेंगे। अगर जैसे पूछा जाता है कि कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं तो सीधा हम डेफिनेशन में देख सकते हैं कि कृत्रिम मधुरक वे पदार्थ होते हैं जो मधुमेह के रोगियों या जिनको कैलोरी इंटेक कम करना है उसमें कृत्रिम तरीके से मिठास उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर कृत्रिम जो मधुरक है उनमें सैकरीन हो जाएगा, एस्पार्टेम हो जाएगा, सुक्रोलोस हो जाएगा और एलिटेम। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर खाद्य परिरक्षक। सबसे पहली चीज खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं, तो देखिए जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके या उनमें सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया की वजह से वो कुछ ही समय में क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। उनका गंध एवं उनका स्वाद क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, राइट। और अगर गंध एवं स्वाद खराब हो जाएगा तो जो भी भोज्य पदार्थ है वो फिर खाने योग्य नहीं बचेगा।
इसीलिए खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए, उनके स्वाद, उनकी गंध को जो है विकृत होने से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम पहले लिख सकते हैं कि खाद्य परिरक्षक, राइट, खाद्य परिरक्षक ऐसे रसायन होते हैं जो खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने से वो खाद्य पदार्थों को, राइट, उनके गंध, उनके स्वाद में परिवर्तन से या विकृति से बचाते हैं। उनको ही क्या कहा जाता है? खाद्य परिरक्षक कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सामान्य परिरक्षक जो कि हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये भी सामान्य परिरक्षक की बात करें तो सामान्य खाद्य परिरक्षक में क्या हो जाएगा? खाने का नमक हो जाएगा, जिसका प्रयोग हम बड़े पैमाने पर अचार या मुरब्बों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। चीनी हो जाएगी, चीनी के घोल में भी लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है। वनस्पति तेल हो जाएगा और सोडियम बेंजोएट। तो खाने का नमक, राइट, खाने का नमक, चीनी, वनस्पति तेल और सोडियम बेंजोएट क्या है? खाद्य परिरक्षक है। इसमें से अगर हम देखें तो जो सोडियम बेंजोएट है ये सीमित मात्रा में प्रयोग में लाए जाने वाला क्या है? खाद्य परिरक्षक होता है, जो कि हमारे शरीर के द्वारा उपापचयित हो जाता है। साथ ही साथ जो सार्बिक अम्ल है और प्रोपनाइक अम्ल के लवण भी परिरक्षकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर हम देखें कृत्रिम रूप से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सोडियम बेंजोएट, सार्बिक अम्ल एवं प्रोपनाइक जो अम्ल है, इनका प्रयोग भी जो भोज्य पदार्थ है उनके परिरक्षक में किया जाता है, ताकि भोजन को पैकेट में लंबे समय तक जो है संरक्षित रखा जा सके, राइट। और खाद्य परिरक्षक के माध्यम से ही भोजन को पैकेट में, पॉलीथीन में लंबे समय तक जो है पैक किया जाता है। और जैसे वर्तमान समय पर ये इसमें क्रांति आ रही कि आप सीधा जैसे मार्केट से आप बिस्किट खरीदते हैं वैसे ही आप भोज्य पदार्थों को खरीद के खा पाएंगे। तो सामान्य परिरक्षक खाने का नमक, चीनी, वनस्पति तेल और सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। इसके अलावा सार्बिक अम्ल और प्रोपेनाइक अम्ल, इनका खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा हमने यहाँ पर दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। पहला हो जाएगा रसायन चिकित्सा, उसके बाद में भोजन में या खाद्य पदार्थों में रसायन, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर शोधन अभिकर्मक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शोधन अभिकर्मक क्या होते हैं। देखिए, सफाई के लिए प्रयोग में आने वाला कोई भी पदार्थ शोधन अभिकर्मक कहलाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो कपड़े हैं, वस्तुएं हैं या हमारा शरीर है, उनकी सफाई में या उनको जीवाणु मुक्त करने के लिए या दुर्गंध मुक्त करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? शोधन अभिकर्मक कहा जाता है। जो शोधन अभिकर्मक होते हैं वो जल के शोधन गुण को संवारते हैं, और जल का शोधन गुण जब अधिक बढ़ जाता है तो वो कपड़ों में या वस्तुओं में लगी गंदगियों को क्या कर देता है? दूर कर देता है, राइट। तो सफाई के लिए या हमारे शरीर से जो जितना भी मैल है, दुर्गंध है, राइट, या जो भी गंदगी है उसको हटाने के लिए शोधन अभिकर्मकों का प्रयोग करते हैं और ये जल का शोधन गुण बढ़ाते हैं। इसके साथ ही यह वसा के निष्कासन, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर चिकनाहट हमारे कपड़ों पर, हमारे वस्त्रों पर, सामान पर या हमारे शरीर पर लग जाती है तो चिकनाहट या वसा दूसरे कणों को क्या कर देती है? चिपका देती है। और शोधन अभिकर्मक वसा के निष्कासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तीन चीजें याद रखें। शोधन अभिकर्मक वैसे रसायन हैं जो कि किसी पदार्थ को सफाई के लिए या हमारे शरीर या वस्तु या कपड़ों की सफाई के लिए, दुर्गंध हटाने के लिए, मैल हटाने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये जल के शोधन गुण को बढ़ाते हैं, वसा के निष्कासन में सहायक होते हैं, राइट, और वसा के साथ में जो जितने भी दूसरे पदार्थ चिपके होते हैं उनको भी दूर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो शोधन अभिकर्मक हैं उनके लिए हमारे घरों में साबुन एवं संश्लेषित अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा साबुन। तो ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है।
कि साबुन क्या होते हैं, साबुन के महत्व को समझाइए। या 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि साबुन को परिभाषित करते हुए साबुन के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। राइट, तो हम यहाँ पर आराम से पढ़ते चलते हैं। राइट, तो सबसे पहला हो जाएगा साबुन और साबुन की परिभाषा। साबुन क्या होता है? देखिए, साबुन एक शोधन अभिकर्मक है जो कि शरीर या कपड़ों की दुर्गंध या मैल को दूर कर देता है एवं वसा एवं तेलीय गंदगियों को भी हटा देता है, उसे साबुन कहते हैं। इसके साथ ही इसकी जो एक तरीके से तकनीकी परिभाषा है वो क्या है कि साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले बसों अम्लों जैसे स्टीयरिक, ओलिक या पामिटिक अम्लों के सोडियम अथवा क्या होते हैं, पोटेशियम लवण होते हैं। राइट, तो फिर से समझिए, साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों जैसे स्टीयरिक, ओलिक तथा पामिटिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं जो कि शरीर तथा कपड़ों से गंदगी को, मैल को, दुर्गंध को एवं तेलीय एवं वसा युक्त अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। और साबुन जिस प्रक्रिया से बनती है उसको ही क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। तो ये भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है, साबुनीकरण। तो साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण से ही साबुन को बनाया जाता है। कैसे? जो देखिए, सोडियम लवण, राइट, जो सोडियम लवण वाले साबुन को, बसा को, राइट, बसा अम्लों की जैसे क्या हो जाएगी? ग्लिसरॉल एस्टर हो जाएंगे। तो सोडियम लवण वाले साबुन बसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ में गर्म करते हैं। राइट, तो सोडियम लवण वाले साबुन बसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ में गर्म करके बनाए जाते हैं और इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। अब साबुन या तो सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। राइट, तो इनमें अंतर ये होता है कि जो सोडियम लवण वाले साबुन होते हैं, राइट, इनमें से जो सोडियम और पोटेशियम साबुन ये पानी में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं और सफाई के लिए क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। तो केवल अगर हम देखें तो सोडियम और पोटेशियम लवण वाले साबुन ही पानी में घुलनशील होते हैं और सफाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। और इनमें भी अगर हम देखें सोडियम और पोटेशियम लवण युक्त साबुन में, तो इन दोनों में से भी जो है सोडियम साबुनों की तुलना में जो पोटेशियम साबुन है ये त्वचा के लिए क्या होते हैं? कोमल होते हैं। राइट, तो इनमें से भी जो पोटेशियम लवण युक्त साबुन है, तो पोटेशियम लवण युक्त जो साबुन है ये त्वचा के लिए कोमल होते हैं। यही कारण है कि इनका प्रयोग प्रसाधन के रूप में किया जाता है। और जो जितने भी पोटेशियम साबुन है, राइट, पोटेशियम साबुन है, उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर हम सीधा कह सकते हैं कि जिन साबुनों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है वो सोडियम साबुन कहलाते हैं। राइट, और ये त्वचा के लिए अपेक्षाकृत उतने मुलायम नहीं होते। और जो पोटेशियम साबुन होते हैं ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाते हैं और ये त्वचा के लिए क्या होते हैं? कोमल होते हैं। अब हम यहाँ पर साबुन के विभिन्न प्रकार पढ़ते हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि जो साबुन है वो वसा अथवा तेल को उपयुक्त घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर बनाए जाते हैं। जैसे सोडियम के साथ में तो सोडियम साबुन हो जाएंगे, पोटेशियम के साथ में तो पोटेशियम साबुन। तो साबुन वसा अथवा तेल को उपयुक्त घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर बनाए जाते हैं और उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। और जब साबुन बनाने में अलग अलग कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है उसी आधार पर साबुन के भी कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? प्रसाधन साबुन हो जाएगा। राइट, जिसको हम नहाते समय जो है इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रसाधन साधन है ये उत्तम प्रकार के वसा एवं तेलों से बनाए जाते हैं ताकि ये त्वचा के लिए क्या होते हैं? कोमल होते हैं और त्वचा पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। तो प्रसाधन साबुन उत्तम प्रकार के वसा एवं तेलों से बनाए जाते हैं और इन्हें आकर्षक बनाने के लिए इनमें रंग डालते हैं और सुगंध भी डालते हैं। और फिर विभिन्न विभिन्न कंपनियां अपने अलग अलग नाम से
इनको बाजार में बेचती हैं, लक्स है, लाइफ बॉय है। चलिए, तो ये हो जाएंगे प्रसाधन साबुन। दूसरा हो जाएंगे पानी में तैरने वाले साधन। तो पानी में तैरने वाले जो साबुन हैं वो बनाने के लिए उनको कड़ा होने से पहले वायु के छोटे छोटे जो बुलबुले हैं वो विस्फादित कर दिए जाते हैं, उनसे पानी में तैरने वाले जो साबुन हैं वो तैयार हो जाते हैं। फिर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर पारदर्शी साबुन। जो पारदर्शी साबुन है उसमें साबुन को एथेनॉल में घोलकर फिर विलायक को अधिक वाष्पित करके बनाए जाते हैं। तो पारदर्शी साबुन को एथेनॉल में घोलकर फिर विलायक के रूप में या विलायक को अधिक को वाष्पित करके जो है पारदर्शी साबुन बनाए जाते हैं, राइट। अगला हो जाएगा औषध साबुन। बिल्कुल सीधी सी बात है कि ऐसे साबुन जिनमें औषध गुण बढ़ाने के लिए औषधीय तत्व जो हैं डाले जाते हैं उनको ही औषध साबुन कहते हैं, और इनमें गंधहारक पदार्थ भी डाले जाते हैं ताकि ये शरीर की गंध को भी क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। फिर हो जाएंगे दाढ़ी बनाने वाले साबुन। ये जो है 3 नंबर में आ सकता है, दाढ़ी बनाने वाले साबुन। तो देखिए, दाढ़ी बनाने वाले साबुन में 2 विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो वो झाग आसानी से दे, राइट, और दूसरा वो जो कण हैं उनको अपने में चिपका लें, मतलब जो छोटे छोटे बाल हैं, और तीसरा वो जल्दी सूखे ना। तो दाढ़ी बनाने वाले साबुन को जल्दी से सूखने से बचाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, ग्लिसरॉल। पहली चीज़ ये याद रखेंगे कि दाढ़ी बनाने वाले साबुन जल्दी से सूखे ना, इसके लिए उसमें ग्लिसरॉल को मिलाया जाता है। इसके साथ ही इनमें रोजिन नामक गोंद डाली जाती है, और जो रोजिन नामक गोंद है ये सोडियम रोजिनेट क्या करता है, बनता है, और सोडियम रेजिनेट ही जो है अच्छा झाग देता है जिससे आसानी से दाढ़ी बन जाती है। फिर क्या हो जाएंगे, धुलाई के साबुन हो जाएंगे। तो धुलाई के साबुनों में सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट जैसे पूरक डाले जाते हैं जो कि गंदगी को हटा देते हैं। तो ये थे यहाँ पर साबुन के विभिन्न प्रकार। आप समझते हैं कि साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं। यहाँ से 5 नंबर का 2 या 3 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि क्या कारण है कि साबुन से बेहतर अपमार्जक समझे जाते हैं, या फिर दूसरा कि साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं कर पाते हैं, या फिर तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपमार्जक कठोर जल में कार्य कैसे कर पाते हैं, या फिर साबुन से बेहतर अपमार्जक होते हैं, समझाइए। इस तरीके के प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। देखिए, कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्या होते हैं, आयन होते हैं। कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के आयन होते हैं, और जब कठोर जल में साबुन को घोला जाता है तो साबुन के जो सोडियम लवण या पोटेशियम लवण होते हैं, वो सोडियम और पोटेशियम जो लवण है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के आयन से मिलकर कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित हो जाते हैं। और दरअसल ये कैल्शियम या मैग्नीशियम साबुन एक अघुलनशील क्या होता है, साबुन या अघुलनशील सफ़ेद अवक्षेप बना लेता है, राइट। और ये अघुलनशील साबुन मलफेन की तरह, राइट, मलफेन की तरह जो है पानी से क्या होता है, अलग हो जाता है, राइट, बिल्कुल अलग हो जाएगा, राइट। और अलग हो जाएगा तो इससे ये जो साबुन है ये अभिकर्मक का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो अघुलनशील साबुन है ये मलफेन की तरह, या जो झाग होता है जिसमें मल युक्त होता है उस तरीके से ये क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इससे ये अभिकर्मक का कार्य नहीं कर पाते। साथ ही साथ ये जो शोधन का कार्य है उसमें भी क्या होते हैं, रुकावट डालते हैं। ये कपड़ों के रेशों पर क्या होते हैं, चिपचिपे पदार्थ की तरह चिपक जाते हैं, जिससे कपड़ों पर सफ़ेद अवक्षेप दिखते हैं या कपड़ों की अच्छे से गंदगी नहीं निकल पाती है। साथ ही कठोर जल में अगर साबुन से बाल धोएं तो इससे बाल क्या होते हैं, कांतिहीन हो जाते हैं। साथ ही साथ कठोर जल और साबुन से धुले कपड़ों को अगर रंजक से रंगा जाए तो रंजक एक समान रूप से क्या होता है, अवशोषित नहीं होता है। इसकी वजह से हो सकता है कि कपड़े की रंगाई आसानी से ना हो। तो ये हमने जो है
साबुन को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं यहाँ पर अपमार्जक को या संश्लिष्ट अपमार्जक को। अपमार्जक की परिभाषा क्या होती है? तो सीधी सी बात है, संश्लिष्ट अपमार्जक वे शोधन अभिकर्मक हैं जिनका उपयोग कपड़ों से जो है गंदगी निकालने के लिए, राइट, चिकनाहट निकालने के लिए या वसा युक्त अशुद्धियों को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिनमें साबुन के तरह सभी गुण होते हैं या साबुन के सभी गुण होते हैं परंतु ये साबुन नहीं होते हैं। उन्हें ही क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट अपमार्जक कहा जाता है। चूंकि जो संश्लिष्ट अपमार्जक हैं ये मृदु जल के साथ साथ कठोर जल दोनों में उपयोग किए जा सकते हैं, अर्थात ये कठोर जल में भी झाग दे सकते हैं। यही कारण है कि अपमार्जक को साबुन से बेहतर समझा जाता है। साथ ही साथ कुछ अपमार्जक बर्फीले जल में भी झाग देते हैं। जो संश्लिष्ट अपमार्जक हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं: ऋणायनी अपमार्जक, धनायनी अपमार्जक और अनआयनिक अपमार्जक, जिसमें से सबसे पहला हो जाएगा ऋणायनी अपमार्जक। ऋणायनी अपमार्जक का मतलब क्या हुआ कि देखिए, वे अपमार्जक जिसमें शोधन क्रिया में अगर ऋणायनी भाग लेता है, देखिए जो जितने भी अपमार्जक होते हैं जब उनको पानी में घोला जाता है तो इनके धनायन और ऋणायन मिलकर मिसेल का भाग बनाते हैं। तो जब शोधन अभिक्रिया में ऋणायनी भाग क्या है? भाग लेता है, तो उसको ही क्या कहते हैं? ऋणायनी अपमार्जक कहते हैं। तो जो ऋणायनी अपमार्जक होते हैं ये लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल एवं हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनेटिक व्युत्पन्न होते हैं, ये आप याद रखें। तो ऋणायनी अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल एवं हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनेटिक व्युत्पन्न होते हैं। और ऋणायनी अपमार्जकों में अणु का जो ऋणायनी भाग है वो शोधन की प्रक्रिया में शामिल होता है। और जो ऋणायनी अपमार्जक हैं इनका घरेलू उपयोग में प्रयोग किया जाता है। तो घरों में कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट होता है, अपमार्जक होता है, वो ऋणायनी अपमार्जक ही होता है। साथ ही साथ ऋणायनी अपमार्जक का उपयोग दंत मंजन में भी किया जाता है। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर धनायनी अपमार्जक, राइट। तो धनायनी अपमार्जक वे अपमार्जक होते हैं जिनमें अणु का धनायनी भाग, राइट, धनायनी भाग जो है वो शोधन प्रक्रिया में भाग लेता है, राइट, उनको ही क्या कहते हैं? धनायनी अपमार्जक कहते हैं। जो धनायनी अपमार्जक होते हैं ये अमीनो के एसीटेट, क्लोराइड एवं ब्रोमाइड ऋणायनों के साथ में क्या करते हैं? चतुष्क लवण बनाते हैं, राइट। तो धनायनी अपमार्जक अमीनो के एसीटेट, क्लोराइड या ब्रोमाइड ऋणायनों के साथ में बने चतुष्क क्या होते हैं? लवण होते हैं। और इनकी सबसे अच्छी परिभाषा, राइट, कि अब वे अपमार्जक जिनमें अणु का धनायनी भाग जो है वो शोधन अभिक्रिया में भाग लेता है या उसकी लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, राइट, उसे ही क्या कहते हैं? धनायनी अपमार्जक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड एक प्रचलित क्या है? धनायनी अपमार्जक है, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? केस कंडीशनरों में या हेयर कंडीशनर में किया जाता है। अब ऋणायनी अपमार्जक और धनायनी अपमार्जक में क्या अंतर होता है वो समझिए। तो यहाँ पर सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड जो है ये एक धनायनी अपमार्जक होता है जिसका प्रयोग किस में होता है? केस कंडीशनर में। अब केस कंडीशनर में इसका इस्तेमाल होता है, इसके साथ ही इसमें 2 विशेषताएं और होती हैं। एक तो इसमें जीवाणुनाशक के भी गुण होते हैं और दूसरी चीज ये क्या होते हैं? महंगे होते हैं। तो ये जीवाणुनाशक के गुण भी रखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये महंगे होते हैं। इसी की वजह से इनके सीमित क्या होते हैं? उपयोग होते हैं। तो घरों में जो अपमार्जक इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं ऋणायनी अपमार्जक। हेयर कंडीशनरों में जो अपमार्जक इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं धनायनी अपमार्जक, राइट। और तीसरा हो जाएगा अनआयनिक, क्या हो जाएगा? अपमार्जक हो जाएगा। अनायनिक अपमार्जक ऐसे अपमार्जक होते हैं जिसमें कोई भी आयन नहीं होता है।
या फिर हम कहें कि ऐसा अपमार्जक जिसमें स्टीरिक अम्ल और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया से बने उसे ही अनआयनिक अपमार्जक कहते हैं। और इनकी विशेषता क्या है? बर्तन धोने के उपयोग, राइट, बर्तन धोने के उपयोग में जिन अपमार्जनों का उपयोग होता है वो कौन से होते हैं? अनआयनिक अपमार्जक होते हैं, राइट। ये तेल तथा वसा को मिसेल बनाकर क्या कर देते हैं? निष्कासित कर देते हैं। और इनकी शोधन क्रियाविधि भी वही है जैसी किसकी होती है? साबुन की होती है। तो बिल्कुल सरल सी बात है कि घरों में जिन अपमार्जकों का उपयोग करते हैं वो ऋणायनी अपमार्जक होते हैं, हेयर कंडीशनरों में धरायनी, और कपड़े धोने के बर्तन धोने के उपयोग में जो है अनआयनिक अपमार्जकों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये तेल एवं वसा को मिसेल बनाकर ही निष्कासित कर देते हैं, राइट। अब जो संश्लेषित अपमार्जक हैं उनके उपयोग में समस्या भी होती है कि संश्लेषित जो अपमार्जक हैं उनके उपयोग से कई पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं। लिखिए या समझाइए। या फिर ये प्रश्न भी आ सकता है कि साबुन से बेहतर अपमार्जक होते हैं परंतु अपमार्जक पर्यावरणीय दृष्टि से साबुन से क्या होते हैं? कम बेहतर होते हैं। लिखिए। तो कुल मिलाकर पर्यावरण के आधार पर जो संश्लेषित अपमार्जक हैं वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए पर्यावरणीय दृष्टि से अपमार्जक जो है वो अधिक हानिकारक माने जाते हैं। उसका कारण जो है वो समझिए। देखिए, जो संश्लेषित अपमार्जक हैं उनके उपयोग में समस्या क्या है वो समझते हैं। देखिए, जो संश्लेषित अपमार्जक हैं इनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अधिक शाखित हो जाए, यदि अपमार्जकों में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अधिक शाखित हो जाए तो जो सूक्ष्म जीव हैं इनको आसानी से निम्नीकृत नहीं कर सकते। भाई तालाब में कोई भी गंदगी होगी तो सूक्ष्म जीव उसको निम्नीकृत कर देंगे, लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अधिक जो है शाखित हो जाएगी तो सूक्ष्म जीव इनको निम्नीकृत नहीं कर पाएंगे और इसके कारण ये किसी भी जल क्षेत्र में धीरे धीरे एकत्रित होते चले जाएंगे और इससे जो जितनी भी बहिस्त्रावी नदी है या तालाब है उसमें क्या होते हैं? ये पहुंच जाते हैं। तो वह रहकर ये नदी तालाब जैसे बड़े बड़े जल क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं और उनमें क्या होते हैं? ये लंबे समय तक बने रहते हैं और नदी तालाब या झरनों में झाग उत्पन्न करते हैं तथा जो सूक्ष्म जीव हैं वो इनको निम्नीकृत नहीं कर पाते हैं। इस वजह से नदी है, तालाब है, उनका पानी भी क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर अपमार्जक भी पढ़ लिया है, राइट। तो रसायन चिकित्सा अच्छे से पढ़ लिए, फिर भोज्य पदार्थों में रसायन, फिर शोधन एवं अभिक्रमक, और चौथा हो जाएगा हमारा यहाँ पर रंजक और क्या हो जाएगा? वर्णक हो जाएगा। तो अब रंजक को समझते हैं, ये भी 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। रंजक क्या होते हैं उसके उपयोग को समझाइए। तो सबसे पहला हो जाएगी डेफिनेशन। देखिए, रंजक ऐसे रंगीन यौगिक हैं जो विलय होते हैं और वस्तु तंतुओं के साथ दृढ़ता से चिपक जाते हैं। साबुन से धोने पर ये निकलते नहीं हैं, प्रकाश एवं धूप में ये निकलते नहीं हैं, तो उनको ही क्या कहा जाता है? रंजक कहा जाता है। तो ऐसे रंगीन यौगिक जो विलय होते हैं और वस्तु तंतुओं के साथ दृढ़ता से चिपक जाते हैं, ये साबुन और जल से धोने पर हटते नहीं हैं तथा प्रकाश के प्रभाव में भी स्थिर रहते हैं, उनको रंजक कहा जाता है। अब रंजकों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को रंगने में किया जाता है, अर्थात रंजक से विभिन्न जो है वस्त्रों को अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है। जो रंजक होते हैं वो प्राकृतिक एवं संश्लेषित दोनों प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रंजक जो है वो फूलों में एवं अन्य जो है पौधों में पाए जाते हैं और संश्लेषित जो रंजक हैं उनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। 1856 में विलियम पर्किन ने पहला संशोधित रंजक जो था एनिलीन पर्पल को क्या किया था? बनाया था, राइट। और रंजकों के माध्यम से ही वस्त्रों को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। दूसरे हो जाएंगे वर्णक, क्या क्या हो जाएंगे? पिगमेंट हो जाएंगे। देखिए, वर्णक
जो है अघुलनशील होते हैं, ये वस्त्र तंतुओं के रंगने में क्या होते हैं, अनुपयुक्त होते हैं। तो रंजकों की तुलना में जो वर्णक हैं, पिगमेंट हैं, वो अघुलनशील होते हैं, इसलिए इनसे वस्त्रों को रंगा नहीं जाता है या वस्त्रों के रंगने में ये अनुपयुक्त होते हैं। इसीलिए इनका पेस्ट बनाकर धातु या लकड़ी पर पेंट किया जाता है। तो ये याद रखें आप, तो सीधा रंजक से कपड़ों को रंगा जाता है और जो वर्णक हैं उनका पेस्ट बनाकर धातु या लकड़ी पर पेंट किया जाता है, और ये केवल प्राकृतिक ही होते हैं। वर्णक के माध्यम से कोई जो है यहाँ पर रासायनिक क्रिया भी नहीं होती। तो ये हमने यहाँ पर वर्णक को भी पढ़ लिया है। अब अगला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीट प्रतिकर्षी हो जाएगा। कीट प्रतिकर्षी क्या होता है? देखिए, कीट प्रतिकर्षी वे रसायन होते हैं जो कीटों को अपने से या पालतू जानवरों के शरीर से दूर रखने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें कीट प्रतिकर्षी कहते हैं। राइट? क्यों? देखिए, कई जो छोटे या बड़े कीट होते हैं वो कई प्रकार की बीमारियों के वाहक होते हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, मक्खियाँ हैं, मच्छर है, वो कई प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं, और वो अगर आकर पालतू जानवरों पर या आपके घर में आपके भोजन पर आपके ऊपर बैठेंगे तो उससे बीमारी फैलेगी। इसीलिए कीट प्रतिकर्षी के माध्यम से कीटों को भगाया जाता है। तो वे उत्पाद जिन्हें कीटों को अपने या पालतू जानवरों से या पालतू जानवरों के शरीर से दूर रखने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उनको कीट प्रतिकर्षी कहते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे जैव कीटनाशी प्रतिकर्षी। राइट? जैव कीटनाशी प्रतिकर्षी में लेमन हो जाएगा, यूकेलिप्टस का तेल हो जाएगा, सिट्रोनेला का क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा। तो जैव कीटनाशी प्रतिकर्षी में लेमन, यूकेलिप्टस का तेल, सिट्रोनेला का तेल आदि। फिर परंपरागत कीट प्रतिकर्षी जिसमें क्या हो जाएगा, डीट हो जाएगा और पाइकार्डिन हो जाएगा। फिर क्षेत्र कीटनाशी प्रतिकर्षी एलिथिन हो जाएगा और पर मिमिसरिन इत्यादि हो जाएंगे। राइट? तो ये हमने यहाँ पर रसायन चिकित्सा, राइट, रसायन चिकित्सा, फिर शोधन अभिक्रमक, भोज्य पदार्थों में रसायन, रंजक एवं वर्णक, और अंत में कीट प्रतिकर्षी, इस तरीके से हमने दैनिक जीवन में रसायन को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।